नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि मेरे जैसे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलें कि लोग देखें, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, भले ही हमने छोटी शुरुआत इसको इसको लेकर की हो, लेकिन इस पर जो हम बातें करते हैं, जो चीज़ आपके सामने लेकर आते हैं और जिन लोगों से बात करते हैं, वो लोग आपको कन्वेंशनल और लेगेसी मीडिया पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए वो खबर है ही नहीं, जबकि असली खबर यही है जो हम बताते हैं आपको। आज आपको बताते हैं कि उपचुनाव होने वाले थे। आप याद करिए कि 13 नवंबर को उपचुनाव होना था, लेकिन आज ही खबर आई कि चुनाव आयोग ने 13 नवंबर के उपचुनाव को टालकर अब 20 नवंबर कर दिया है। और जो तमाम वेबसाइट्स पर जो खबरें हैं वो यही है कि भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर करने की घोषणा की है। इसमें सबसे ज्यादा सीटें, 9 सीटें उत्तर प्रदेश की थी। इसी वजह से सभी का ध्यान इस घटनाक्रम पर गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कुछ दलों ने त्योहारों की वजह से तारीख बदलने की मांग की थी और यही कुछ ऐसी ही वजह थी जब हरियाणा के चुनाव को टाला गया था। चुनाव आयोग ने आकर राजीव कुमार साहब ने यही कहा था। और लेकिन क्या उपचुनाव की में तारीख का बदलाव का संबंध सिर्फ यूपी से है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात के ठीक एक दिन बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया है। अब आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन बदलाव सिर्फ यूपी, केरल और पंजाब में आने वाली विधानसभा सीटों के लिए किया गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार 4 नवंबर को यह कहा कि 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने से आयोग में ज्ञापन प्राप्त हुए थे। उस दिन बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर विचार करते हुए, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है। मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा, यानी कि यूपी, केरल और पंजाब में इन डेट्स को बदला गया है। आज अगर उपचुनाव की हम बात करें तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन हमें बात यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की भी करनी है, जो कि कुछ 5 या 6 दिन में रिटायर होने वाले हैं और लगातार वो सुर्खियों में बने हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ वो कहते हैं। अब उनके फेयरवेल को लेकर एक दुविधा पैदा हो गई है कि उनको फेयरवेल दिया जाए या ना दिया जाए। इन दोनों मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा इस समय जुड़ रहे हैं। प्राचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है और मैंने दर्शकों से भी यही कहा है कि हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स को भले ही शुरुआत में कम लोग देखें, लेकिन जो हम बात बोलते हैं उसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। तो आज हम दर्शकों से यही वादा कर रहे हैं कि जब महमूद प्राचा के साथ आज मैं बात करूंगी तो हम इंश्योर करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग ये बातचीत सुन सके। पहला सवाल उपचुनाव से रिलेटेड है कि पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों को टालकर 20 नवंबर कर दिया गया है। इसके पीछे का खेल क्या है? कल मीटिंग होती है जेपी नड्डा और मोदी जी की, अगले दिन राजीव कुमार चुनाव की तारीख चेंज कर देते हैं। शुक्रिया नीलू जी मुझसे बात करने के लिए और एक और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देश की जनता के लिए और दुनिया की जनता के लिए बनाने का, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सके, इंफोटेनमेंट ना करे, जो कि एक तरीके से एक फर्जीवाड़ा और कैंपेन चलाने के काम ना कर सके। तो मैं शुक्रिया आपका भी करना चाहिए सब लोगों को कि आपने एक नया प्लेटफॉर्म इस तरह का तैयार किया। मुझे पता है ये काम मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा काम हमेशा मुश्किल ही होता है। तो अब मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सवाल बहुत विचित्र है और विचित्र इसलिए है क्योंकि हालात उससे भी ज़्यादा विचित्र है। तो इसमें 3-4 चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि पहले तो चुनाव आयोग है क्या? क्या है क्या? मतलब एक संवैधानिक संस्थान है या एक, मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्या मखौल बना रखा है चुनाव आयोग का?
अभी मन आया, अभी हमने चुनाव की डेट अनाउंस कर दी, अभी मन आया, अभी हमने चेंज कर दी, क्योंकि हमें पहले से तो कुछ पता नहीं होता है। हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव आयोग के हिसाब से, या हैरानी की बात यह है कि जो त्योहार है ना वो सडनली आ जाते हैं, कभी भी पहले से नहीं पता होता हमें कब दिवाली आएगी, कब होली आएगी, पता ही नहीं होता। खास तौर पे चुनाव आयोग में जो भी काम कर रहा होता है उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि अब दिवाली या पुष्कर मेला, जैसे राजस्थान में अभी पुष्कर मेला है, लेकिन वहां का चुनाव जो है स्थगित नहीं किया गया। तो चुनाव आयोग के अंदर जो क्षमताएं हैं उसकी नई नई मिसालें कायम हो रही हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि कब त्योहार आएंगे और इन त्योहारों पे चुनाव नहीं कराने चाहिए, ये उनको कुछ पता ही नहीं। यानी कि वो एक एक्सपर्ट बॉडी है ही नहीं। चुनाव आयोग तो एक एक्सपर्ट बॉडी है ना चुनाव कराने की, चुनाव के हर एक रीजंस को समझने की, उसके बाद चुनाव की तिथि डिक्लेयर करने की, हर हालात को देख समझ सोच के। तो इतने इनकॉम्पिटेंट, इतने क्या बोलूं मैं उनके बारे में, खुद ही बताते हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें आता है, और वो कौन से राष्ट्रीय राजकीय दल हैं जिनकी चुनाव आयोग बड़े ध्यान से सुनता है। इनकी भी तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है, सपा है, जो बसपा है, या डीएमके है, एनसीपी है, शिवसेना है, जो असली वाली शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी वाली, इन सब की तो कोई बात सुनता नहीं। ये कुछ कहते तो उसका एकदम डायरेक्टली उल्टा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है इन सब पार्टीज ने ये बोला हो कि चुनाव की ये इसी टाइम पे करानी है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो उल्टा करना होता है, हमें आदेश है बाय डिफॉल्ट कि ये लोग जो बोलेंगे उसका उल्टा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ऐसे कौन से सोशल सामाजिक संगठन हैं जिनकी चुनाव आयोग सुनता है। देवाशायन जी, हम, प्यारेलाल गर्ग साहब, जितने देश के बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसने तो 50,000 बार बोल दिया कि आप जो चुनाव की जो चोरी की मशीन है उससे चुनाव मत कराइए, आप पेपर बैलेट से चुनाव कराइए, आप ये फर्जीवाड़ा मत कीजिए, आप फ्रॉड मत कीजिए, आप शेरो शायरी मत कीजिए। उसकी तो कभी सुनते नहीं है। अभी कौन सी ये सामाजिक संगठन है, कौन सी सिविल सोसाइटी है जिसकी चुनाव आयोग सुनते हैं, और सुनते ही नहीं उनकी बात पे अमल भी करते हैं। तो ये भी एक जानने का विषय है। तीसरी बात यह है कि क्या नड्डा जी की स्थिति ये हो गई कि ये जो एक बहुत ही लोअर लेवल के कार्यकर्ता माने जाते हैं मोदी जी के, राजीव कुमार जी, क्योंकि हाई लेवल के नहीं है वो कार्यकर्ता, जो डायरेक्ट मोदी जी की जरूरत पड़ रही है नड्डा जी को भी। नड्डा जी का कोई पीए भी फोन करके बोलेगा तो मान लेंगे उनकी बात, हमारे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन है। ये मोदी जी के पास जाने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो संगठनात्मक चीजें हैं आरएसएस और बीजेपी की, उसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। नड्डा जी की बात नहीं सुनी जा रही राजीव कुमार जी द्वारा, तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। ये देश का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा नीलू जी। अब एक और बात है, अब आप मुझे ये बताइए, जो मुझे लगता है अब जो मेरी जो इसमें सबसे के इतने भी कॉम्पिटेंट नहीं है हमारे राजीव कुमार जी और इनके भ्रष्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, के वो जो ये चोरी करने की मशीनें हैं उनको ही ठीक से मैनेज कर पाए। मेरा ऐसा मानना है कि वहां मैनेजमेंट में कुछ, इन मशीनों की मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो मशीनें चेंज नहीं कर पा रहे, या इनके हैकर्स बीमार हो गए, जो या कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है मशीनों में। वरना चुनाव कराने से तो किसी और चीज से मतलब ही नहीं है इनका। चुनाव तो सिर्फ मशीनों पे आधारित है, मशीनें मैनेज करनी है, बस चुनाव का यस बॉस जो मोदी जी कहेंगे वो रिजल्ट आना है। तो जब यही काम है तो मुझे ये लगता है कि मशीनों की भी मैनेजमेंट करने में अब चुनाव आयोग बिल्कुल नाकाम हो चुका है। ऐसे बिल्कुल एकदम अविश्वसनीय, मोदी जी के लिए बोल रहा हूं मैं, ये अविश्वसनीय चुनाव आयोग के बारे में, बिल्कुल एकदम जो इनएफिशिएंट चुनाव आयोग है, मोदी जी को अब कुछ इनके बारे में, राजीव कुमार जी के बारे में सोचना चाहिए। इनको भी समय से पहले हटाने के बारे में सोचना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि केवल और केवल उपचुनाव की तारीख को इसलिए टाला गया है ताकि उनको और घालमेल करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए और समय 1 हफ्ते का मिल जाए। मतलब जो समय उपलब्ध है वो कम पड़ गया, या उनकी मैनेजमेंट में एक ही चीज की तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और क्या मशीनों की, उसमें भी उनकी एफिशिएंसी घट गई है और वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए हैं, तो ज्यादा टाइम चाहिए, ऐसा मेरा इल्जाम है। जिसको
सिर्फ इल्जाम कहना बिल्कुल नामुमकिन होगा और मेरे दावों को झुटलाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। नहीं, लेकिन जो त्योहारों का हवाला दे रहे हैं राजीव कुमार, फिर ये कह रहे हैं कि देखिए सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम हैं जिसकी वजह से हमें ये टालना पड़ा है, ये बात वाकई में किसी को हजम नहीं हो रही। और जो बात आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो 50 चीजों के लिए बोलते रहते हैं, हमारी बात तो नहीं सुनी जाती, और ये ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई हैं जिसकी की बात भी उन्होंने सुन ली, और कौन से राजनीतिक दल हैं जो कि इस बात को कह रहे हैं। यही मुख्य बात यह है, और एक और मुख्य बात भी है कि इनको पहले से त्योहारों का नहीं पता होता क्या? मेरे ख्याल से तो नीलू जी, चुनाव, ये त्योहारों का, सांस्कृतिक फंक्शनों का, तो मेरे ख्याल से जब ये चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी पता था, सबको पता था। अब चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी जो हैं वो किस ख्वाबों में, ख्यालों में गुम रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं लग पाया, जो बाद में पता लगा। और उसके लिए जो राष्ट्रीय, राजकीय और सामाजिक संगठनों की आवश्यकता पड़ गई उन्हें। ये क्या वाहियात बातें करते हैं, समझ में नहीं आता इनकी कोई भी बात का। और चुनाव कोई मखौल है? 14 दिन का टाइम होता है चुनाव में। अगर चुनाव आयोग साहब को नहीं पता, कानून में लिखा है, कानून भी पढ़ लेना चाहिए कभी कभी, राजीव कुमार जी को काम आता है। सिर्फ मोदी जी के इशारों पे या नड्डा जी के इशारों पे काम नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये, कुछ सोचना चाहिए। अब ये 14 दिन का प्रावधान वो अपने मन से कैसे चेंज कर देंगे? कोई जस्टिफाइड लॉजिकल रीजन है क्या? वो अपनी वो फाइल दिखाएंगे जिसमें उन्होंने रीजंस लिखे हैं? क्या सिर्फ बोल दिया? तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और बार बार बिना डरे अपराध करे जा रहे हैं। ये एक अपराधी बनते जा रहे हैं, एक जो कहते हैं ना आदतन अपराधी जिसे कहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर बनते जा रहे हैं राजीव कुमार जी और उनके भ्रष्ट चुनाव आयोग के अधिकारी। लेकिन अब राजीव कुमार, अब अगर हम लोग ये सब बातें करेंगे और जो बात आप कह रहे हैं, कहेंगे कि आपके पास सबूत क्या है? अब सबूत कहाँ से लाया जाए कि भाई आप बार बार जब आपका मन आता है आप उपचुनाव की या चुनाव की तारीखों को आप आगे बढ़ा देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन आपसे ना मांगा जाए। आखिर अगर हमसे ये पूछा जाए कि 14 दिन में एक बार घोषणा होने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव के प्रोसीजर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहाँ लिखा है कि ये ऐसे घोषणा करेंगे और उसके बाद चेंज कर देंगे डेट्स? 14 दिन का तो शेड्यूल होता है ना पूरा, नॉमिनेशन और इलेक्शन के डिक्लेयर होने के गजट नोटिफिकेशन से और रिजल्ट आने का आयरन क्लैड एक वो होता है टाइमलाइन। यानी कि महमूद, आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में या फिर चुनाव की घोषणा के पूरे प्रोसेस में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता उसको, चुनाव के बाद करेगा। नहीं तो अब अगर चुनाव आयोग इस तरीके से इंटरवीन कर रहा है और ऐसे ऐसे रीजंस देकर कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है, तो फिर ये अपराध जो आप कह रहे हैं इसकी सजा क्या है? सजा तो जो भी सजा मिले वो कम है। जो भारत की दंड संहिताओं में लिखा है वो सारी सजाएं इन्हें मिल जाए तो कम है, क्योंकि ये तो संविधान को छिन्न भिन्न करने का अपराध कर रहे हैं। देशद्रोह की सजा भी कम है इनके लिए। इतने बड़े अपराध कर रहे हैं और बिना डरे कर रहे हैं। अब इसके लिए भी कोई शेर सुना देंगे? हैं कौन ये? बात, बुनियादी बात जो हमें सबको पूछनी चाहिए, हैं कौन ये राजीव कुमार जी? क्या भला है ये? मतलब कोई ये ऐसे तो कोई जो बड़े से बड़े जो वो है ना डिक्टेटर्स भी ऐसे काम नहीं करते। कोई इनकी मोदी जी से होड़ चल रही है कि रात को 8 बजे एक दिन उठे, नोटबंदी, होड़ चल रही है क्या? ये मोदी जी से भी बड़े बनना चाहते हैं? बिल्कुल। तो ये बहुत सीरियस विषय है। मैं थोड़ा लाइटली इनके बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत सीरियस विषय है। देश को इन हैबिचुअल ऑफेंडर्स को रोकना पड़ेगा। हमारे देश की जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। जब पॉलिटिकल पार्टीज एकदम मेरे ख्याल से बिल्कुल अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे, तो सबसे पहले हमें ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को भी मेरे ख्याल से कटघरे में खड़ा करने का वक्त आ गया है। हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन की हैं, दे आर आल्सो आंसरेबल टू पीपल ऑफ इंडिया। जैसे जो रूलिंग पार्टी है वैसे ऑपोजिशन की पार्टीज भी आंसरेबल हैं पब्लिक को। उनको कानून के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से, जो कि कानून के हिसाब से इच्छा है, संविधान के हिसाब से इच्छाओं पे पालन करना पड़ेगा ऑपोजिशन पार्टीज को। उनको सड़क पे आना पड़ेगा अपने स्लीपर सेल्स को हटा के पीछे।
आना ही पड़ेगा, ऐसे देश लूटने नहीं देंगे हम। बिल्कुल। और एक संस्थान है जो देश को लूट रहा है, अब दूसरे संस्थान की अब हम बात कर लेते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जो मालिक हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, 3-4 दिन में वो रिटायर होने वाले हैं। क्या ये सही बात है महमूद? और आप ही के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चिट्ठियां लिखी गई हैं कि चंद्रचूड़ साहब का फेयरवेल नहीं होना चाहिए? काश आपकी 3-4 दिन की बात सही होती, मगर अभी 6 दिन है, हम लोग तो गिन रहे हैं कि करके, तो मगर ये सही नहीं है। आप भी वही है, हमें चुनाव, आप एकदम डेट चेंज कर रही हैं उनके रिटायर होने की, ये ठीक बात नहीं है आपकी। तो खैर आपकी बात अच्छी हो, आपके मुंह में घी शक्कर, पहले ही रिटायर हो जाए वो या इस्तीफा दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उनको भी देखिए, आज वो किसी अड्डे पे बैठे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, और हम बात कर रहे हैं, किसी अड्डे पे बैठे हैं, अड्डेबाजी कर रहे हैं वो भी, और उनके पास ऑप्शन है, किसी भी जगह जा सकते थे। भाई इंडियन एक्सप्रेस तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत सही खबरें छाप देता है, तो अभी उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, जो अभी योगेंद्र यादव जी का उन्होंने एक ईवीएम का बड़ा वो छाप दिया और एक गलत आर्टिकल छाप दिया, और देवाशायम जी का काउंटर भी नहीं लिया, ये कह के हम पे दबाव। मगर फिर भी कुछ तो अच्छी बातें करता। तो ये अड्डा नाम से चुना, या ऐसी इंडियन एक्सप्रेस में क्या खासियत थी जो दुनिया के या देश के कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इनको मौका देता? तो ये वहीं क्यों गए? क्या अड्डा नाम पसंद है इन्हें? और बुनियादी बात यह कि जाना क्यों है इन्हें? जो 1997 का एक फुल कोर्ट का रेजोल्यूशन है, एक मीटिंग हुई थी खास तौर पे कि जजेस का बिहेवियर कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, अपनी ड्यूटी के समय और ड्यूटी से ऑफ टाइम, हालांकि 24 आवर्स की ड्यूटी होती है जजेस की तो एक तरह से, लेकिन कोर्ट आवर्स के बाद भी कैसा बिहेवियर होगा प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में, उसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हर बात में इंटरव्यू, हर बात में पब्लिक, मतलब जजमेंट्स लिखने में कम ध्यान है इनका और प्राइवेट इंटरव्यूज देने में ज्यादा ध्यान है। तो ये भी उसी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। और फिर तरह तरह की जो हरकतें हैं, देखिए, पहली हरकत के प्रधानमंत्री साहब के, और सरकार के एग्जीक्यूटिव हेड हैं प्रधानमंत्री साहब, सरकार जो है सबसे बड़ी लिटिगेंट है, उनके पीछे एक फॉलोअर की तरह अपने ही घर में आरती करते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ नजर आते हैं बल्कि मोदी साहब को इसकी पूरी इजाजत और मौका देते हैं कि आप इसको अपने ट्विटर हैंडल पे डाल के पूरी दुनिया को दिखाओ कि मैं ऐसे आपके पीछे खड़ा हूं, ऐसे आपका एक फॉलोअर हूं और पूरे परिवार के समेत फॉलोअर हूं मैं आपका। उसके बाद और भी बड़ी बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश की जजमेंट उन्होंने लिखी नहीं, उन्होंने और बाकी सब जजेस ने नहीं लिखी, ना फैसला उन्होंने किया, किसी और ताकत की इंस्पिरेशन पे उन्होंने ये फैसला किया और कह के निकल लिए। कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने कर क्या दिया। ये अब ये सब जो काम हो रहे हैं ये संविधान के ऊपर कम हमला है। मतलब अगर भारत देश के सबसे बड़े न्यायाधीश जो हैं, सबसे बड़ा कहना तो खैर उचित नहीं होगा, लेकिन कई तरीके से वो सबसे बड़े हैं भी, क्योंकि ही इज फर्स्ट अमंग्स द इक्वल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो वो क्या अपनी लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं? जो वो लीगेसी के बारे में बहुत परेशान है ना, जिसके लिए भागे दौड़े फिर रहे हैं सब तरफ, क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं? क्या ये छोड़ के जा रहे हैं कि आने वाले जजेस भी ये काम और हरकतें करें? क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन तो कोई कुछ लेगा नहीं, ना ऑपोजिशन पार्टीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन करेंगे, ना कोई उनके खिलाफ दूसरी कानूनी कार्रवाई करेगा। हाँ, सत्ता पक्ष के लोगों को या एक अपनी खास ताकतवर जो एक गुट है या ग्रुप है, उसको खुश करने के लिए वो गैर संवैधानिक काम करेंगे और उसका फिर ऐलान भी करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि हमने किसी बाहर के इन्फ्लुएंस से ऐसा काम कर दिया। और ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत बार दुविधा में फंसते हैं। तो जब आपको जजमेंट्स करना आ ही नहीं रहा है तो आपको जज बनने की क्या जरूरत है? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए
कि हमारे बस की नहीं है, ये मुश्किल काम है, इतनी मुश्किल काम हम कर ही नहीं सकते, हमें बाहर की मदद की जरूरत पड़ती है। नहीं, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि अगर उनको दिया जाता है फेयरवेल, तो क्या महमूद आप जाएंगे उनके फेयरवेल फंक्शन में? नहीं, पहले तो फेयरवेल, किस चीज का फेयरवेल, मतलब कहाँ वो वेलफेयर करेंगे, फेयर कहाँ अच्छी तरीके से करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी पर्सनल महिमा मंडल में वो कर सकते हैं, और मैं तो खास तौर पे नहीं जाऊंगा। और मेरे ख्याल से कपिल सिब्बल साहब जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और लोगों ने उन्हें बिना कैंपेनिंग के जिता इसलिए दिया था, वो सडनली आए थे और जीत गए, इसलिए इस उम्मीद पे जिताया था कि ये इतने बड़े लॉयर हैं, इनकी सभी समस्त इच्छाएं जो दुनियावी या जो जैविक इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो चुकी होंगी अब तक। अब इन्हें क्या चाहिए होगा, अब तो शायद ये ईमानदारी से संविधान के लिए खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा की रक्षा करेंगे, इस वजह से इन्हें जिताया गया। लेकिन ये तो उसके उल्टा बिल्कुल साबित हो रहे हैं, लोगों को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही है कि आप फेयरवेल मत दो, कम से कम आप इनकी खड़े होकर ऑपोजिशन नहीं कर सकते इन गैर संवैधानिक हरकतों के बारे में चीफ जस्टिस साहब की, तो कम से कम इनको फेयरवेल तो ना दो। लेकिन वो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है, और 90% से ज्यादा लॉयर्स बिल्कुल इन जो कार्यक्रम या क्रियाकलाप चंद्रचूड़ साहब ने किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पद पे बैठे हुए, तो उसके खिलाफ हैं लोग नहीं चाहते कि इन्हें कोई भी इस तरीके का इनका रिसेप्शन दिया जाए या इनको एक तरीके से बहुत ही इज्जत के साथ रुखसत किया जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। 10% लोग सिर्फ चाहते हैं। नहीं, लेकिन 10% में भी लोग जो 90% आप कह रहे हैं कि जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी कोई ना कोई मजबूरीवश तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, क्या अब हम उनके फेयरवेल फंक्शन में क्या शेम ऑन यू के नारे देखेंगे, क्या फिर बॉयकॉट चंद्रचूड़ के नारे देखेंगे, या गो बैक? बिल्कुल सही बात कही कि मैं कम से कम इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस की एक गरिमा होती है, मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा ये कहते हुए शेम ऑन यू फॉर दीज एक्टिविटीज ऑफ योर्स। तो उस पद की गरिमा को कहीं ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसे मैं सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा, और ये बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे जिनके मन में ऐसी बातें आ रही हैं, तो वो बिल्कुल अगर ये कपिल सिब्बल साहब बावजूद इसके फेयरवेल देने की डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल ना जाए वहां। मेरी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि जिन लोगों को ऐसा कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है वो ना जाए वहां। जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं और शेम ऑन यू ना बोले जाके उस वक्त, वो लोग जाएं। और उनको कई लोगों को शक्ल भी दिखानी पड़ती है कि हाँ, बहुत सारी लॉबीज होती हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो देखते हैं कि भाई कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल ना जाएं जो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बाइकआउट तो खैर क्या किया जाएगा, अगर वो कोई प्राइवेट फंक्शन कर रहे होते, प्राइवेट क्रियाकलाप कर रहे होते, तो मुझे पूरा उम्मीद है 90% लोग उनका बाइकआउट करते। अब चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट का बाइकआउट तो नहीं हो सकता ना, वो तो एक संवैधानिक पद है, न्याय की सर्विस देने का एक पद है, उसके सामने तो सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन फेयरवेल कपिल सिब्बल साहब को नहीं देनी चाहिए, ऐसा 90% लोग चाहते हैं। वो भी एक तरीके से चंद्रचूड़ साहब के अपराधों को और बढ़ावा देंगे अगर वो ऐसा फेयरवेल करने का फैसला करते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा देश में कि इस प्रकार की गैर संवैधानिक हरकतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को फेयरवेल बार ने नहीं दिया, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आगे से हर जज कहीं भी हो एकदम पूरी तरीके से ये कोशिश करेगा, इस डर से कहीं उसके साथ भी ऐसा फेयरवेल ना दिया जाए, उसको जो इज्जत के साथ रुखसत ना किया जाए, तो वो पूरी कोशिश ये करेगा, एक्स्ट्रा कोशिश करेगा बल्कि, कि मैं अपना जो काम करूं वो संविधान के 4 कॉर्नर्स में ही करूं स्ट्रिक्टली, और जो 1997 का फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, रेजोल्यूशन है, उसके हिसाब से अपना जो भी मेरी कार्रवाई है इनसाइड द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, इन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ,
वैसे ही करूं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, देश को बहुत बड़ा फायदा होगा उससे, और नुकसान कुछ नहीं होगा, बल्कि ये फेयरवेल देने से बहुत नुकसान होगा। ऐसा हौसला बढ़ेगा आने वाले लोगों का भी कि हम कुछ भी कर लें, हमारी इज्जत में कमी नहीं आएगी। लोग हमें कम से कम दिखावे के लिए तो इज्जत देंगे ही, और उससे ज्यादा ऐसे लोगों को कुछ चाहिए भी नहीं होता कि दिखावे की एक शराड मिल जाए उन्हें किसी तरीके से ये दिखाने की कि मुझे बहुत अच्छा फेयरवेल मिला। आज हम यहाँ पर दो संस्थाओं की बात कर रहे हैं, एक चुनाव आयोग और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अब हम बात कर रहे हैं आज। और मेरा ये आखिरी सवाल है महमूद कि आज दोनों संस्थानों में जो चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही मायूस करती हैं। और क्या कहेंगे अंत में दोनों संस्थानों के ऊपर, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे फिर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ क्यों ना? जी देखिए, दोनों ही आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक पार्लियामेंट बनाने का काम करती है और एक पार्लियामेंट को लगाम लगाने का काम करती है, और दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। पार्लियामेंट भी अगर कोई कानून पास करे उसको भी गैर संवैधानिक बताने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है, इतनी बड़ी ताकत है। तो एक पार्लियामेंट यानी कि हमारी जनता की रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगी सरकार, नुमाइंदगी करने वाली सरकार बनाने का काम करती है। दूसरा, उस सरकार पे संविधान का अंकुश लगाने का काम करती है। अब ये दोनों ही संस्थाएं इस हालत में है जैसी आज है, और ऐसा मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहना और चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों के बारे में कहना गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे अदालतों में भी ऐसे ऐसे जज नीलू जी आज भी मौजूद हैं जिसे मेरे जैसे लोग भी बार बार सलाम करने का दिल करता है उनका। इन मुश्किल हालात में भी जज लोया कि उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के 2-4 जजेस का नाम लूंगा तो सब, वैसे तो सब समझ ही रहे हैं मैं किन जजेस को बोल रहा हूं, सब तलवार लेके उनके पीछे जुट जाएंगे, जो ये भक्तगण है, जो मोदी जी की टीम है। लेकिन वो हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उनके सहारे खड़ा हुआ कि अगर उस बेंच में चला गया हमारा केस तो न्याय हो जाएगा संविधान के हिसाब से। ऐसे लोग हैं। उसी प्रकार से ये तीनों जो आयुक्त हैं उनके बारे में तो मैं कंफर्म हूं, तीनों के तीनों संविधान की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं दिन रात, जैसे हमारे चंद्रचूड़ साहब जुटे हुए हैं। लेकिन बाकी चुनाव अधिकारी भी बहुत सारे हैं जो हमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, मुझे तक ऐसे हैं अधिकारी, और जो अपने हिसाब से कुछ ना कहीं अंकुश लगा रहे हैं अपनी संवैधानिक और कानूनी ड्यूटी करके। लेकिन जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो बात कही थी 2018 में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव है, जनता को हमारी रक्षा के लिए आना पड़ेगा सामने। तो जनता को, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो मालिक है इन सभी नौकरों की, चाहे चुनाव आयुक्त हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, ये सब जनता के नौकर ही तो हैं। जो इन नौकरों की मालिक है देश की जनता, उनको सामने आना पड़ेगा, अपने नौकरों पे अंकुश भी लगाना पड़ेगा और अपने नौकरों को हिफाजत भी देनी पड़ेगी कि कोई मोदी नहीं है, देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। हम संविधान के हिसाब से देश चलने देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे आरएसएस और बीजेपी को आपका नुकसान, हम लोग हैं आपके साथ। ऐसा एक मैसेज देश की जनता को देना पड़ेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी का है तो वो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का है, क्योंकि वो देश के सरकार के विपक्ष की, संविधान को बचाने की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक संस्था विपक्षी पार्टियां भी हमारी होती हैं। वो भी कहीं ना कहीं नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह अपनी ड्यूटीज में नाकाम हो रही हैं, जनता को फेल कर रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महमूद फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू। Thank you very much for inviting me to do so. Thank you. Thank you so much. Bye.